क्या अपडेट इस वक्त कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे और भी तमाम महत्वपूर्ण खबरें होंगे। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालते हैं इस वक्त जो दिल्ली के हालात को लेकर गृह मंत्री ने एक दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की है, उससे संबंधित खबर पर। गृह मंत्री इस वक्त उन्होंने दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक उन्होंने 5 बजे शुरू की थी शाम में, और जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, तीनों नगर निगमों के मेयर और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया वो हिस्सा उन्होंने लिया। और इस बैठक में कोरोना महामारी की रोकथाम, नियंत्रण, इलाज समेत हर पहलू की समीक्षा हो रही है। तो दिल्ली को लेकर दिन में जो बैठकें हुई हैं उसका ये दूसरी उच्च स्तरीय बैठक हुई। और हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़े हुए हैं। सुधाकर, जो बैठक शुरू हुई थी 5 बजे के करीब, उसको लेकर क्या है अपडेट? सुधाकर, क्या आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं? जी ओम प्रकाश, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। जी, तो जो आज बैठक शुरू हुई, दूसरी उच्च स्तरीय बैठक शाम 5 बजे करीब शुरू हुई, उसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये दूसरी बैठक है, हमको पता है। और दिल्ली के जो तीनों मेयर हैं इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और हमको पता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव पर आज सवेरे से कई बैठकें हुई हैं। गृह मंत्री ने ये आपात बैठकें बुलाई हैं। और खास तौर से पहली बैठक में जो कई बड़े फैसले लिए गए थे, निश्चित तौर पर क्योंकि इन तमाम फैसलों को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कराना है, उसका अनुपालन कराना है। उसमें एक तरह से कह सकते हैं तीनों नगर निगमों की एक बड़ी भूमिका है। सिर्फ सफाई की बात नहीं है, नगर निगमों के पास अपने अस्पताल भी हैं। इसके अलावा कई अन्य तरह से भी नगर निगम दिल्ली सरकार की मदद करता है। तो ऐसे में एक तरह से कोऑर्डिनेशन हो दिल्ली की तमाम एजेंसियों के बीच और एमसीडी, जो तीनों एमसीडी हैं, तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, उनके बीच अगर किसी तरह की कोई टीचिंग प्रॉब्लम है, कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं, तो उनका क्या हल निकाला जा सकता है। क्या नगर निगमों को किसी तरह की संसाधनों की अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो ये तमाम ऐसे मसले होंगे जिन पर चर्चा होगी। देखिए दिल्ली की जो पूरी स्थिति, ओम प्रकाश, हम सबको पता है कि थोड़ी सी अलग दूसरे केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों से अलग स्थिति है। यहाँ अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अपना कार्य क्षेत्र है, तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की भी अलग अलग जवाबदेहियां, जिम्मेदारियां हैं। और ऐसे जी, में ये जरूरी है कि संकट के वक्त तमाम एजेंसियां, तमाम जो केंद्र से, राज्य से जुड़े हुए या फिर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े जी, हुई एजेंसियां मिलकर काम करें। तो उस लिहाज से ये बैठक है। और निश्चित तौर पर जो सवेरे जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसमें एमसीडी की अगर कोई भूमिका हो सकती है, तो कैसे बिल्कुल, उन तमाम चीजों को जमीनी स्तर पर ठीक तरीके से लागू किया जा ठीक है। सके, उस पर खास तौर से चर्चा हो रही है, ओम प्रकाश। बिल्कुल, जो पहली बैठक हुई उस पे भी हम आपसे अपडेट लेंगे और उस पर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पहले वो खबर अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। और इससे पहले जो अभी बैठक चल रही है, इससे पहले दिल्ली के हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक की। गृह मंत्री ने ये कहा कि दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए निजी अस्पतालों के कोरोना बेड में से 60% बेड कम रेट में उपलब्ध कराने, कोरोना उपचार और कोरोना की टेस्टिंग के रेट तय करने के लिए डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई है, जो कल तक अपनी रिपोर्ट भी देगी। इसके अलावा और भी कई सारी बातें हुई हैं। और गृह मंत्री ने बैठक के बाद सोशल मीडिया के जरिए तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का फैसला किया है। और इन रेलवे कोच से न सिर्फ दिल्ली में 8000 बेड बढ़ेंगे, बल्कि ये कोच सभी मेडिकल सुविधाओं से लैस भी होंगे। और इसके अलावा साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट मैपिंग अच्छे से हो पाए, इसके लिए घर घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा और जिसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते में आ जाएगी।
और जिस तरह से हमने आपको बताया, डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट देगी कि किस तरह से बेहतर तरीके से इसे किया जा सकता है। और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग, सभी संबंधित विभागों के एक्सपर्ट उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने दिल्ली को 500 रेलवे कोच देने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में 8000 जो बेड हैं वो बढ़ जाएंगे, सारी सुविधाओं से लैस होंगे, और किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इसकी भी इस पे चर्चा हुई है। इसके अलावा आपको बता दें, एक हेल्पलाइन नंबर भी इसको लेकर जारी होगा। और कुछ और बातों पे नजर डालें तो केंद्रीय गृह मंत्री ने जोर दिया है कि दिल्ली में अगले 2 दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा और 6 दिन बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर 3 गुना तक किया जाएगा। तो इस तरह की कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही गई है दिल्ली में जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सुधाकर, जो मोटे तौर पर आज जो पहली बैठक हुई जिसमें कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं, और उसमें एक बात जो साफ तौर पर नजर आ रही है कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है और जो लोगों की जांच है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए। जी बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश, और एक तरह से जो बड़े फैसले लिए गए हैं दिल्ली के लोगों को ये एश्योर करने वाला है, क्योंकि जो तमाम विशेषज्ञ यही कहते हैं, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये और यही चिंता दिल्ली के लोगों की थी कि अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हमारी टेस्टिंग हो पाएगी कि नहीं, हमें अस्पताल में जगह मिल पाएगी कि नहीं, यही चिंता थी। इन्हीं चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई, खासतौर से टेस्टिंग, जैसा आपने जानकारी दी, 2 दिन में 2 गुना और अगले 6 दिन में 3 गुना करने का प्रस्ताव है, और निश्चित तौर पर काफी अहम है। दूसरी ट्रेसिंग की बात है तो कॉन्टैक्ट मैपिंग की जा रही है कंटेनमेंट जोन में, खास तौर पे, और खास तौर से एक तरह से घर घर जाकर हेल्थ सर्वे लोगों का करके, और 1 हफ्ते के भीतर इसकी रिपोर्ट भी देनी होगी। तो जो तमाम फैसले लिए गए हैं उनका एक टाइमलाइन भी तय किया गया। और ट्रीटमेंट का जहां तक सवाल है, 8000 बेड सीधे तौर पर दिल्ली को उपलब्ध होंगे। इसके अलावा जो 60% बेड कम रेट में निजी अस्पतालों में जो कोरोना बेड है, और टेस्टिंग के को लेकर भी, और इसके लिए भी कहा गया है डॉक्टर वीके पॉल कमेटी को कि वो 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट दे। तो ऐसा नहीं है कि कोई काम होगा, किया जाएगा इस तरह से, सबके लिए एक टाइमलाइन, निश्चित दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण, एक बहुत कह सकते हैं कि इमरजेंसी लेवल पर जिस तरह से यह बैठक हुई थी आपदा के स्तर पर, उसी लेवल पर ये कदम भी उठाए गए हैं। तो एक तरह से निश्चित तौर पर इन चीजों पर अमल होता है तो दिल्ली के लोगों को एक तरह से भरोसा मिलेगा, इस संकट से बाहर निकलने का एक रास्ता भी मिलेगा। ठीक है, एक आखिरी छोटी सी खबर, छोटा सा इस पे जवाब आपका चाहूंगा। खबर ये आ रही है कि दिल्ली के मामलों को लेकर ऑल पार्टी बैठक भी हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश, कल सुबह 11 बजे दिल्ली में जो कोरोना संकट की पूरी स्थिति है उसको लेकर गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। और निश्चित तौर पर, क्योंकि ये एक तरह से प्रधानमंत्री जी का सुझाव था कि जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा की जाए, और जो सरकारी तंत्र में जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, दिल्ली सरकार हो, इन तमाम लोगों से आज चर्चा पूरी हो जाएगी। तो एक तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप जो है दिल्ली की, उनसे भी कल चर्चा हो सकेगी। तो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बैठक जो कल सुबह 11 बजे होगी, और एक तरह से सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेते हुए और एक साथ मिलकर ये जो बड़े कदम उठाए गए हैं, एक तरह से उन पर निगरानी भी की जा सके, उन पर नियंत्रण भी किया जा सके, और सब लोगों का सहयोग भी मिल सके दिल्ली को इस संकट से निकालने में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर इन तमाम अपडेट और विश्लेषण के लिए। और आगे बढ़ते हैं, चीन के साथ हाल ही में सीमा पर मतभेदों पर रक्षा मंत्री ने आज कहा कि चीन के साथ सेना के स्तर पर सकारात्मक बातचीत जारी है, लेकिन किसी भी हालात में देश के आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो विवाद भारत और चीन के बीच पैदा हुआ है, इस समय मिलिट्री लेवल पर बातचीत चल रही है। चाइना ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। हम लोगों की भी यह कोशिश है कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के द्वारा इंडो चाइना के बीच जो इस समय टसल है, इसका समाधान निकाला जाए। लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, अमृतपाल सिंह। अमृत, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज 2 बातें हैं। एक तो
रक्षा मंत्री सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एक सकारात्मक बातचीत चल रही है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, रक्षा मंत्री आज ये संवाद कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ, जो वर्चुअल रैली जो तमाम मंत्री बीजेपी सरकार के 1 साल मोदी सरकार का दूसरी टर्म का पूरा होने पर, तो उन्होंने ये कहा कि हम चीन के साथ विवाद सुलझाना चाहते हैं, चीन के साथ बातचीत हो रही है, चीन के साथ कंस्ट्रक्टिव टॉक्स हो रही हैं। आप जानते हैं कि मिलिट्री लेवल पर टॉक्स हुई हैं, कमांडर लेवल पर टॉक्स हुई हैं, डिव कमांडर लेवल पर टॉक्स हुई हैं। तो ये जो और उसके बाद एक जो उसका नतीजा ये निकला कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ। तो ये फॉरवर्ड लुकिंग है, ये प्रोग्रेसिव है, और दोनों ही मुल्क ये बात कह चुके हैं कि हम चाहेंगे कि डिसएंगेजमेंट हो और स्टैंड ऑफ डिफ्यूज किया जाए, जो जब तक सरहद का मसला वर्कआउट नहीं हो जाता, मिलिट्री स्टैंड ऑफ से अवॉइड किए जाए। तो मेरे ख्याल से आज रक्षा मंत्री की ये जो स्टेटमेंट है उसी संदर्भ में है। दूसरी, क्योंकि ये पॉलिटिकल रैली थी, तो रक्षा मंत्री का एक राष्ट्रीय मंत्री होने के हिसाब से एक काम भी होता है कि लोगों का मोराल बूस्ट करना। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम जिसे कहते हैं दैट वी आर नॉट टेकिंग इट लाइंग डाउन, हम अपने आत्म सम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी आर्मीज, हमारी मिलिट्रीज जिस स्टैंड पर है वो अपना ग्राउंड स्टैंड करेंगी, पर हम ये नहीं चाहेंगे कि जो विवाद हैं वो इतने बढ़ जाएं कि स्टैंड ऑफ्स हो जाएं। तो एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव अप्रोच है, जो टॉक्स के थ्रू सिचुएशन को रिजॉल्व करना और जो हो रही है। दूसरा, आत्म सम्मान जो है वो मुल्क का, फौज का कायम है। ओम प्रकाश, बिल्कुल। अब एक बात देखिए कि जिस तरह से हमने देखा कुछ पॉइंट पे 2 या 3 जो बिंदु थे, वहां पे हमने देखा कि जो विवादित इलाका था, जहां पे चीन विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, वहां से हमने देखा पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो क्या अब पूरी निगाहें इस पे हैं कि आगे किस तरह से बातचीत होती है, किस तरह से जो दोनों सेना के प्रतिनिधि वहां पे बातचीत में लगे हुए हैं? कब तक आपको लगता है ये बातचीत और होने की संभावना है? देखिए, ये थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि 5 पॉइंट्स है जहां पर स्टैंड ऑफ है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A गलवान रिवर वैली में, और एक चुशुल में। तो 3 पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है, फौजें पीछे गई हैं। सोर्सेज ये कहते हैं कि चीनी फौजें 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे गई हैं, जहां पर वो थी। भारतीय फौजों ने भी पुल बैक किया है। आरटीई, इन्फैंट्री, ट्रूप्स, व्हीकल्स सब पीछे गए हैं। तो सिचुएशन डिफ्यूज हुई है पैंगोंग टीएसओ पर, और चुशुल में अभी एक बातचीत चल रही है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले दिनों में इसी एम्बिट में, जिस एम्बिट में बात हुई है, लोकल कमांडर्स एक दूसरे से बात करेंगे और ये इस अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे कि देखें, जो सरहद का मसला है वो एसआर लेवल टॉक्स ऑन है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक्स उसके 22 राउंड्स हो चुके हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप को रिजॉल्व करनी है, डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व होनी है, मिलिटरीली दोनों मुल्कों को की फौजों को हिदायत के अंदर चलना है, जो राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी ने वुहान के बाद या मामल्लापुरम के बाद। जी अमृत, हमारे पास वक्त की कमी है थोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम अपडेट्स को देने के लिए। तो बुनियादी बात यह है कि इस वक्त बातचीत चल रही है, कई बिंदुओं पे पीछे हटे हैं दोनों तरफ के सेना के लोग, और इसके अलावा बातचीत सकारात्मक ढंग से आगे चल रही है। रक्षा मंत्री ने भी इस तरह के संकेत आज दिए हैं। रुक करते हैं असम का। असम के तिनसुकिया जिले के बागजान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस कुएं की आग से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सेना ने हाथ बढ़ाए हैं। सेना तिनसुकिया जिले के सिविल प्रशासन और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर आग की घटना से प्रभावित स्थानीय लोगों को मदद पहुंचा रही है। राहत शिविरों में अवस्थापित लोगों को ऊपरी असम में तैनात भारतीय सेना की इकाई द्वारा भोजन और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। साथ ही सेना कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन की भी मदद कर रही है। ग्रामीणों को चिकित्सा सहायता मुहैया कराने के लिए सेना के चिकित्सकों का एक दल भी तैनात है, जिसमें एक महिला चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हैं। और बागजान गैस कुएं में
के आसपास के क्षेत्रों में लगी आग को बुझाने का काम जारी है। और वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की है। धर्मेंद्र प्रधान और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कुएं में लगी आग को काबू करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से तैयार किए गए विस्तृत मसौदे की समीक्षा की। विशेषज्ञों ने धर्मेंद्र प्रधान को आग बुझाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को भी सुना। और हमारे साथ हमारी संवाददाता दुनिया बरुआ हमारे साथ जुड़ रही हैं ताज़ा अपडेट के साथ। दुनिया, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या है अपडेट, और आज पेट्रोलियम मंत्री उनका भी दौरा हुआ है, तो किस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही? जी बिल्कुल, जो बागजान ऑयल वेल में जो अग्निकांड सूत्रपात हुई थी 9 तारीख को, 9 जून को, उसके बाद आज पेट्रोलियम मंत्री, हालांकि पेट्रोलियम मंत्री कल आए असम में और आज बागजान ऑयल वेल साइट में गए। साथ में चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल भी वहां विजिट किए और वहां के परिस्थिति के ऊपर जायजा ली और साथ में जो एक्सपर्ट्स, फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों के साथ बातचीत की किस तरह ये आग नियंत्रण किया जाए। जो लगातार ये लोग लगे हुए हैं एक्सपर्ट्स, जितने भी मेजर्स लिए हुए उसके बारे में भी, परिस्थिति के बारे में भी उन्होंने खबर ली। और साथ में जो इम्पैक्टेड फैमिलीज या जो क्षतिग्रस्त फैमिलीज हैं उन लोग को कंपनसेशन, इनफैक्ट मैक्सिमम कंपनसेशन देने की भी बात की केंद्रीय सरकार की तरफ से। और ये ऑयल वेल साइट जो विजिट करने के बाद उन्होंने रिलीफ कैंप में गए। 2 रिलीफ कैंप में जाके वहाँ के जो इनमेट्स हैं उन लोग के साथ बातचीत की, खबर ली। और साथ में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि ये जो प्रधानमंत्री के निर्देश में वो आए हैं और मंत्रालय की तरफ से कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग चल रहा है पूरे जो परिस्थिति है उसके ऊपर। और साथ में एक लोगों के मन में जो एक राहत पहुंचे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने कई सारे अनाउंसमेंट्स भी किए हैं आज, जैसे एक मेडिकल हॉस्पिटल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे मुंबई का। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से दोपहर में चौंका देने वाली खबर आई। बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली। इस खबर से अभिनेता को चाहने वालों में मायूसी आ गई और अभी तक सुशांत के सुसाइड की वजह सामने नहीं आई है। मुंबई पुलिस जांच के लिए उनके घर पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत के नौकर ने पुलिस को फोन करके इसकी जानकारी दी। सुशांत की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने शो किस देश में है मेरा दिल नाम के शो से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी एकता कपूर के शो पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद सुशांत ने फिल्मों में एंट्री मारी। काय पो चे से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। अभी कुछ महीनों पहले ही उनकी फिल्म छिछोरे में वो दिखे थे। और प्रधानमंत्री ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी पर शोक व्यक्त किया है। पीएम ने ट्वीट किया कि सुशांत सिंह राजपूत एक उज्जवल युवा अभिनेता बहुत जल्दी हमें छोड़ गए। उन्होंने टीवी और फिल्मों में काम किया। मनोरंजन की दुनिया में उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और अपने पीछे वो अभिनय से जुड़ी बहुत सारे यादगार पलों को छोड़ गए। उनके निधन से मैं स्तब्ध हूँ। उनके परिवार और परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपनी संवेदना जताते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन का समाचार सुनकर हैरान और दुखी हूं। वो एक युवा और प्रतिभाशाली अभिनेता थे। उनके परिवार वालों और दोस्तों को मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। और वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ये खबर सुनकर सदमे में हूं कि अति प्रतिभाशाली अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं हैं। सुशांत हमारे शहर पटना से थे। पिछले साल राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनका परिवार पटना के राजीव नगर में रहता है। उन्हें अभी लंबा सफर तय करना था। सुशांत बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए। और हमारे साथ मुंबई से हमारी संवाददाता श्यामा हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ रही हैं। श्यामा, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट इस वक्त है?
जी, अभी अभी का ये अपडेट है कि उनके शव को ले जाया गया था कूपर हॉस्पिटल में, मुंबई के ही। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसमें देर लगेगी और ये देरी हो रही है, और ये बताया जा रहा है कि उनके घर से कोई कल आ सकता है। और ये भी एक इच्छा जाहिर की जा रही है उनके परिवार की ओर से कि उनका शव जो है वो लेके जाना चाहते हैं वापस पटना की तरफ में, पटना में ही अंतिम संस्कार करना चाह रहे थे। लेकिन अभी इन सब के ऊपर में आधिकारिक रूप से कुछ खुलासा नहीं हुआ है, और ये भी हो सकता है क्योंकि अभी जो लॉकडाउन ये सब की स्थिति है उसके वजह से कुछ परेशानियां आ सकती हैं उनके शव को वापस पटना में ले जाने में। तो अभी तक का यही एक खबर है कि पोस्टमार्टम में अभी देरी हो रही है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आ पाया है क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। और जैसे पुलिस इसके बारे में कोई जानकारी देता है आधिकारिक रूप से, उसके बाद ही पता चल सकता है कि ये घटना कितने बजे हुआ, कब हुआ और किस तरीके से हुआ। और अगर इसकी छानबीन के बाद में ये पता चलता है कि क्यों हुआ ये वजह, तो वो वजह भी हमें पता चल सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा इन तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करते हैं। मानसून की वजह से देश के कई राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला चालू है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ आया है, जिसके कारण देश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी बारिश होने के आसार हैं, जबकि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में भी आज आंधी तूफान की आशंका है। और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही दक्षिण भारत की बात करें, यानी तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, कोंकण क्षेत्र में काफी तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। और वहीं गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर भारी वर्षा हुई है। खबरों के मुताबिक गुजरात के 75 तालुकों में हल्के से भारी वर्षा हुई है। अहमदाबाद शहर में 52 मिलीमीटर बारिश की खबर है सुबह, और इससे शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। जानकारों का कहना है गुजरात में ये बारिश मानसून के पहुंचने की वजह से है। अहमदाबाद में रुक रुक कर बारिश की खबरें हैं, तो वहीं साथ ही गुजरात के अरवली, साबरकांठा, राजकोट, अहमदाबाद, अमरेली और जूनागढ़ जिले में भारी बारिश की भी खबरें हैं। और वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून ने गोवा और महाराष्ट्र में भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून की वजह से महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। तटीय महाराष्ट्र से टकराने के 4 दिनों बाद दक्षिण पश्चिम मानसून ने लगातार प्रगति की है और अब ये पूरे राज्य में पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग ने ये कहा है कि अभी तक मानसून की प्रगति सामान्य और उम्मीदों के मुताबिक रही है। पिछले 10 दिनों में मध्य और उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ में लगातार बारिश हुई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर सेलार मुंबई से जुड़ रहे हैं ताज़ा अपडेट के साथ। शिशिर, इस वक्त क्या मौसम विभाग का कहना है, जहां तक कि महाराष्ट्र और गुजरात की बारिश की बात करें तो? बिल्कुल, देखिए ओपी, महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दी है, और इसी का नतीजा ये रहा है कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में, फिर चाहे वो महाराष्ट्र का कोंकण इलाका हो या फिर हम बात करें महाराष्ट्र के मराठवाड़ा या फिर विदर्भ रीजन की, जहां पर कम वर्षा होती है, वहां पर भी जो है मानसून ने दस्तक दी है। हालांकि कल जो है कुछ इलाके हैं जैसे कि मुंबई, पुणे, नासिक, इन जैसे इलाकों में कल जो है वर्षा यहाँ पे कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जरिए कि आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के इन इलाकों में, फिर हम बात करें फिर मराठवाड़ा के रीजन में भी या फिर विदर्भ के रीजन में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन उन्होंने जताया है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से प्रेशर बढ़ रहा है बे ऑफ बंगाल में, इसी का नतीजा ये भी है कि पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त जो है वर्षा की स्थिति अच्छी रहेगी। और न सिर्फ महाराष्ट्र में, क्योंकि ये भी प्रेडिक्शन उन्होंने जताया था कि महाराष्ट्र के साथ साथ जो साउथ गुजरात का पार्ट है, तो सूरत की हम बात करें, उससे सटे हुए अन्य इलाके, वहां पर भी वर्षा जो है अच्छी हो सकती है। और जो प्रेडिक्शन है तकरीबन हेवी टू हेवी रेनफॉल इन सभी इलाकों में एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और इसी का नतीजा ये था कि कल महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, जैसे मैंने कहा कि कोंकण इलाके में बारिश हुई थी, साथ ही साथ जो मध्य महाराष्ट्र का इलाका है वहां पर भी कल बारिश की फुहारें देखी गई थी। और ये जो बारिश है, इस बार कहा गया है कि जो एवरेज रेनफॉल है उससे ज्यादा हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं खुशी की खबर उन सभी लोगों के लिए, महाराष्ट्र के खास तौर पर जो किसान है उनके लिए। कुछ कुछ जगह पर अगर देखा जाए तो खरीफ की बुआई जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर जो कलेक्टर्स ने आदेश दिए कि अभी इस वक्त जो है बुआई शुरू ना करें, क्योंकि जिस प्रकार से मानसून का प्रेडिक्शन था, इसलिए जो है कुछ जगह पर जो है बुआई रुकाई गई थी। लेकिन जिस प्रकार से अब बारिश शुरू हो चुकी है कल से, हम ये कह सकते हैं कि खरीफ की बुआई जो है महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र में फिर इलाका हो, विदर्भ में जो जल्द से जल्द शुरू होगी। जी बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर, इन तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो पूरी तरह सक्रिय हो चुका है महाराष्ट्र में और गुजरात के में भी मानसून की अगर बात करें तो उसमें ये भी खबरें हैं कि कई इलाकों में जो जल भराव है वो हुआ है और वो किसानों के लिए जो बेहतर स्थिति है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल हम बात करें तो हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।